हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर हम महिलाओं तथा बालकों के ऊपर होने वाले उन अपराधों का जिक्र कर रहे थे जिनका वर्णन भारतीय दंड संहिता के अंदर किया गया है। भारतीय दंड संहिता आप सभी जानते हैं अपराध की दुनिया का भारत का सबसे बड़ा कानून, और इसके हम 2 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अपराध देखे, जिसमें धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D तथा 509 के बारे में जिक्र किया गया था। तथा उसके बाद हमने देखा बलात्कार वाले सेक्शन, बलात्कार की परिभाषा हमने देखी 375 के अंदर, और बलात्कार की सजा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, DB तथा 376E, इन सभी सेक्शन के बारे में हम पिछले 2 सेक्शन के अंदर अच्छे से जान चुके हैं। आज हम इनके अलावा जो भी सेक्शन है महिला तथा बाल अपराध से संबंधित आईपीसी के अंदर, उनके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने हमारी पिछली 2 क्लासेज नहीं देखी हैं तो उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आईपीसी का वेटेज आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। पूरे जितने माइनर एक्ट हमने किए थे 11 के 11, उनसे जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही क्वेश्चन अकेले आईपीसी से आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। इसलिए इन क्लासेस को आप सीरियसली लीजिएगा, गंभीरता से लीजिएगा तथा नोट्स बनाते रहिएगा। दूसरा, यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो महिला तथा बाल अपराध की वीडियो को खोज रहे हैं या एक अच्छे टीचर की तलाश के अंदर हैं। हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा आते हैं आज की नई धाराओं की तरफ कि आज हम कौन कौन सी अपराध देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जिस अपराध के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास धारा 326A। सबसे पहले हमारे पास आती है धारा 326A। आजकल एक नए किस्म का अपराध चल पड़ा है, बहुत पुराना अपराध नहीं है ये। जब से ये तेजाब फेंकना, एसिड अटैक का ये मामला है, नया अपराध है। नया अपराध इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ टाइम पहले, हम 5 साल या 10 साल पहले की बात करें तो इस तरह का अपराध हमारे आईपीसी के अंदर नहीं था। जिससे आपको पता चल रहा है नया जोड़ा हुआ अपराध है। तो इस अपराध को हमने 2013 के अंदर जोड़ा था। नया अपराध है जब एसिड अटैक की घटनाएं हमारे पास बढ़ने लगी थी। जब कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है, वो उसको प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है, वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके क्या करता है भाई, उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है। तो तेजाब फेंकने वाले अपराध हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं भाई, धारा नंबर 326A के अंदर लिखा गया है। धारा 326 क्या कहती है, तेजाब फेंका गया और आपके द्वारा तेजाब फेंकने पर उसको क्या पहुंची, चोट पहुंची है। तो तेजाब के द्वारा घोर उपहति, तेजाब के द्वारा घोर उपहति, उपहति क्या होता है भाई, उपहति कुछ नहीं होता, कानून की भाषा है, आम भाषा में इसको हम चोट बोल सकते हैं या क्षति बोल सकते हैं, नुकसान बोल सकते हैं, ठीक है ना। हर्ट को उपहति बोला जाता है, हर्ट, इसको हम चोट बोलते हैं। धारा 326 ये क्या कहती है, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि तेजाब फेंका है, तेजाब का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ फेंका है जो अम्लीय प्रकृति का है तथा जो सामने वाले व्यक्ति की त्वचा के ऊपर जलन उत्पन्न कर सकता है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर तेजाब यदि फेंका है तथा तेजाब फेंकने के फलस्वरूप उसको क्या हुई है भाई, उपहति हुई है, चोट पहुंची है, उसकी बॉडी को नुकसान हुआ है, तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन सी धारा के तहत भाई, 326A के तहत। तो लिख लो, 2 बातें लिखो। पहली बात तो क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, दूसरा किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर क्या किया जाता है भाई, नंबर 1 तो तेजाब फेंका जाता है, तेजाब फेंका जाता है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि तेजाब फेंका गया है, और दूसरी बात ये याद रखनी है जिसके परिणाम स्वरूप तेजाब फेंका गया तथा तेजाब फेंकने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, सामने वाले व्यक्ति को उपहति हुई है, चोट पहुंची है, नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप
सामने वाले व्यक्ति को क्या हुई है भाई, घोर उपहति हुई है, गंभीर क्षति पहुंची है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो 376(1) के तहत आप लायबल होगे, दोषी ठहराए जाओगे, और यदि दोषी ठहराए जाते हो तो सजा मिलेगी 10 साल तक की सजा कम से कम की मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सजा आजीवन कारावास की हो सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसमें सजा का क्या प्रावधान है, सजा है न्यूनतम सजा जो है 10 साल की है, अधिकतम सजा जो है आजीवन कारावास की है। 10 साल की सजा दोनों में से किसी प्रकृति की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है, प्लस क्या लगाया जाएगा भाई, जुर्माना भी देना पड़ेगा। और ये जो जुर्माना है ये इसलिए आपको देना पड़ेगा ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो भी नुकसान पहुंचे है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जा सके। जितना जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा सारे का सारा जुर्माना उस पीड़िता को दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने तेजाब फेंका था। उसके बाद हमारे पास नई धारा आती है 326B। 326A तथा 326B के अंदर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। 326B क्या कहती है, 326B कहती है तेजाब फेंकना, तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना, तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना। आप कहोगे सर यही तो हमने ऊपर लिखा है, 326A के अंदर लिखा है। ध्यान से देखना, 326A के अंदर हमने क्या लिखा है, 326A में लिखा है कि तेजाब फेंका भी गया और तेजाब फेंकने के फलस्वरूप आपको चोट भी पहुंची हो, आपको नुकसान भी पहुंचा हो, आपका चेहरा जल गया हो, आपकी बॉडी जल गई हो, स्किन जल गई हो आपकी, यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर है कि आपने तेजाब तो फेंका, लेकिन तेजाब फेंकने के हो सकता है कि आपने तेजाब फेंका, जिसके ऊपर फेंका उसको पता चल गया आप उस पर तेजाब फेंकने वाले हो, वो साइड में हट गया हो। आपने तो तेजाब फेंक दिया लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा, उसको चोट नहीं पहुंची। दूसरा, आपने तेजाब फेंकने की कोशिश की लेकिन आप फेंक नहीं पाए। ये कंडीशन हमारे पास 326B के अंदर है। पहली कंडीशन में क्या है, आपने तेजाब फेंका और उसको नुकसान पहुंचा सामने वाले को। दूसरी में है आपने तेजाब फेंक दिया या फेंकने की कोशिश की लेकिन सामने वाले को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसमें लिख लो 326B में पहली बात तो लिख लो तेजाब फेंका हो, दूसरी बात लिख लो तेजाब फेंकने का प्रयास किया हो, तेजाब फेंकने का प्रयास किया हो, लेकिन दोनों में ही क्या है, लेकिन किसी तरह की उपहति नहीं हुई हो, किसी तरह की उपहति नहीं हुई हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो क्वेश्चन दोनों तरह से आता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है तेजाब फेंकने पे सजा मिलती है, वो कौन से सेक्शन के तहत मिलती है, 326B के तहत मिलती है। तेजाब फेंका तथा सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा तो सजा कौन से सेक्शन के तहत मिलेगी, 326A के तहत मिलेगी। और यदि यहाँ पर मैं सजा की बात करता हूँ 326B में सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा है इसलिए सजा पहले वाले से कम होगी। तो यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है वो सजा है 5 साल तक की सजा कम से कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सजा जो है 7 साल की हो सकती है, प्लस जुर्माना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यूनतम सजा है वो कितनी होगी भाई, 5 साल तक की। जो अधिकतम सजा है वो कितनी होगी, 7 साल तक की। ये दोनों टाइप की हो सकती है भाई, दोनों का मतलब साधारण कारावास भी हो सकता है और आजीवन दूसरा कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस क्या लगाया जाएगा भाई, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये नए किस्म का अपराध है हमारे पास तेजाब फेंकने के बारे में। 326A तेजाब फेंका, साथ में आपको क्या हुआ भाई, घोर उपहति हुई है। और 326B क्या कहता है कि तेजाब फेंक तो दिया आपने, उसको चोट नहीं पहुंची, या आपने तेजाब फेंकने की कोशिश की है, तेजाब फेंकने का प्रयास किया है लेकिन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप तेजाब फेंक ही नहीं पाए। दोनों ही कंडीशन के अंदर 326A 326B आपने अपराध तो किया है, आपको सजा मिलेगी, आप लायबल ठहराए जाओगे। उसके बाद हमारे पास अपराध आता है 498A 498A 498A।
जब अपने घरेलू हिंसा वाला अधिनियम पढ़ रहे थे उसके अंदर भी मैंने आपको 498 के बारे में बताया था। 498 क्या होता है, किसी भी विवाहित महिला के ऊपर उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता यदि की जाती है, उसको परेशान यदि किया जाता है, उसको तंग यदि किया जाता है, तो उसके बारे में जिक्र कहाँ पे किया गया है, 498 घरेलू हिंसा के अंदर भी इसका जिक्र हमने किया था। दहेज वाला जो अधिनियम हमने किया था उसमें भी हमने इनका जिक्र किया था। 498 क्या लिखा हुआ है, लिख लो 498 के बारे में। विवाहित स्त्री के पति या पति के नातेदार, नातेदार में रिश्तेदारों को ही बोलते हैं। विवाहित स्त्री के पति या पति के नातेदार के द्वारा उस महिला के साथ क्या करना भाई, क्रूरता करना। अब आप कहोगे सर क्रूरता क्या शब्द है, क्रूरलिटी, क्रूरता हम किसे कहेंगे? तो हमारी धारा 398 के अंदर क्रूरता को 213 से परिभाषित किया गया है कि यदि ये काम होता है तो इसको हम क्रूरता कहेंगे। पहली बात, यदि किसी भी महिला को दहेज की मांग को लेकर तंग किया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आप कम सामान लेके आए हो, आपको और सामान लेके आना चाहिए था, और उसको कहा जाता है कि अपने पीर वालों से ये कुछ मांग, और उसको ये मांगने का कह के उसको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, या उसको इस बात को कह के परेशान किया जाता है कि आपके घर वालों ने तो आपको कुछ दिया ही नहीं। तो दोनों ही बात दहेज के मामले में है। तो पहली बात तो यदि किसी महिला को दहेज की मांग को लेकर तंग किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रूरता कहेंगे। दहेज की मांग को लेकर तंग करना क्या कहलाएगा भाई, उसके ऊपर क्रूरता की जा रही है। दूसरा, दहेज की मांग तो नहीं की जा रही है, लेकिन आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है उस महिला के प्रति ऐसा है कि वो महिला सुसाइड करने की सोच रही है, या वो महिला अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच रही है, या आपके व्यवहार की वजह से उस महिला को शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का नुकसान पहुंच रहा है, मतलब आप उसके साथ मारपीट कर रहे हो या आप उसको टॉर्चर कर रहे हो किसी भी तरह की, वो बात भी क्या कहलाती है भाई, क्रूरता ही कहलाती है। दूसरा क्या है, आपके आचरण की वजह से, आपके आचरण की वजह से महिला आत्महत्या का सोचे, या उसे शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचे। कि आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है वो ऐसा है कि महिला तंग आ चुकी है उस व्यवहार से, वो सोचती है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, या आपके व्यवहार की वजह से महिला को किसी भी तरह की शारीरिक क्षति पहुंची है, या महिला को क्या पहुंची है भाई, महिला को मानसिक क्षति पहुंची है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि महिला के ऊपर क्या की जा रही है, क्रूरलिटी की जा रही है, क्रूरता महिला के साथ की जा रही है। और यदि महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो सजा का प्रावधान किया गया है 3 वर्ष तक का कारावास। कितनी सजा होगी भाई, 3 वर्ष तक का कारावास। और ये कारावास कौन सा हो सकता है, दोनों तरीके का कारावास हो सकता है। दोनों का मतलब क्या हुआ, साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस क्या लगाया जाएगा भाई, जुर्माना लगाया जाएगा। क्या है, महिला के साथ क्रूरता करना। क्रूरता कैसे की जा सकती है, महिला से दहेज की मांग की जा सकती है, दहेज की मांग को लेकर उसको तंग किया जा सकता है, या आपका आचरण जो है, आपका व्यवहार जो है उस महिला के प्रति ऐसा है कि महिला तंग आके आत्महत्या के बारे में सोच रही है, या उसको शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंची है, उसे हम कहेंगे क्या हो रहा है भाई, महिला के साथ क्रूरता हो रही है। यदि ऐसी क्रूरता महिला के साथ उसका पति करता है या पति का कोई भी नातेदार करता है, चाहे पति करे चाहे पति का कोई भी रिश्तेदार करे, भाई बंधु करे, तो उन सब के ऊपर क्या लगेगा, 498 का चार्ज लगेगा, और जिसके तहत 3 वर्ष तक की सजा आपको हो सकती है, तथा क्या होगा भाई, जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगला जो अपराध है वो है 304B। 304B जो है जाना पहचाना अपराध है, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में सुना होगा। इसे हम कहते हैं दहेज मृत्यु या दहेज हत्या।
डोवरी डेथ जिसको कहा जाता है, दहेज मृत्यु या दहेज हत्या। दहेज की मांग को लेकर यहाँ तंग किया जाता है। यदि दहेज की मांग को लेकर तंग किया जाता है तो 498 ए लगेगा। लेकिन यदि दहेज की मांग को लेकर किसी विवाहिता की हत्या कर दी जाती है, विवाहिता को मार दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा अपराध लगेगा भाई? 304 बी का अपराध लगेगा। दहेज मृत्यु किसे कहते हैं? हमारे पास दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को दहेज मृत्यु हम कहेंगे। कंडीशन नंबर 1, यदि महिला की मृत्यु जो है, विवाहित महिला है और उसकी मृत्यु जलने की वजह से हुई है। पहली बात, जलने की वजह से हुई है। दूसरी बात, उसके शरीर के ऊपर कोई भी चोट का निशान है और उस चोट के लगने से यदि उस महिला की मृत्यु हुई है तो ये माना जा सकता है कि शायद दहेज मृत्यु हुई हो। पहली बात क्या है भाई? यदि महिला की मृत्यु जलने से हुई हो, यदि महिला की मृत्यु किससे हुई हो भाई? जलने से हुई हो, या महिला को किसी भी तरह की शारीरिक क्षति पहुंची हो, चोट के निशान हो महिला की बॉडी के ऊपर, महिला की मृत्यु किससे हुई हो भाई? शारीरिक क्षति से हुई हो, तो यह माना जा सकता है कि दहेज मृत्यु हुई होगी। आगे कंडीशन भी है, लेकिन अभी के लिए मैं बोल रहा हूं पहली कंडीशन हमारे लिए कि यदि महिला की मृत्यु किसी जलने से हुई है या महिला की मृत्यु कैसे हुई है भाई? उसके शरीर के ऊपर चोटों के निशान पाए गए थे जिसमें बोलते हैं शारीरिक क्षति, उससे यदि महिला की मृत्यु हुई है तो दहेज मृत्यु माना जा सकता है। दूसरी बात, किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 साल के भीतर भीतर हो गई हो। शादी हुई है और शादी होने के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई हो, और जो मृत्यु हुई है वो असामान्य परिस्थितियों के अंदर हुई हो, नॉर्मल डेथ नहीं हो, नेचुरल डेथ नहीं हो। भाई एक तो क्या है, महिला बीमार हुई, काफी टाइम तक बीमार रही, उसके बाद वो मर गई, या कोई हार्ट अटैक आया उसको, उससे मर गई, तो वो तो एक नॉर्मल कंडीशन है, नेचुरल क्लाइमिटी है, उसकी वजह से यदि वो मर गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसकी क्या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु, वो यही है कि नेचुरल डेथ उसकी नहीं हुई है। कितने टाइम के अंदर? 7 साल तक का टाइम है कि शादी से लेकर 7 साल उसको पूरे नहीं हुए, और उसके पहले पहले उसकी संदिग्ध अवस्था में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको भी दहेज मृत्यु कंसिडर किया जा सकता है। तो पहला तो क्या था? जलने से या शारीरिक क्षति पहुंचने से मृत्यु। दूसरा क्या है भाई? विवाह के 7 साल के भीतर, विवाह के 7 साल के भीतर संदिग्ध सही लिखा है भाई मैंने शायद, परिस्थितियों में मृत्यु। ये दो कंडीशन है भाई, इन दोनों में से किसी भी तरह से मृत्यु हुई हो, ध्यान से सुनना, या तो इस तरह से मृत्यु हुई हो या इस तरह से मृत्यु हुई हो, प्लस अकेला यही काफी नहीं है, इसके साथ कुछ और भी काफी है। प्लस क्या है? इस महिला को मरने से कुछ दिन पहले, कुछ दिन का मतलब 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना पहले, मरने से कुछ समय पहले दहेज की मांग को लेकर तंग किया गया हो। क्या है भाई? मरने से कुछ दिन पहले दहेज की मांग को लेकर तंग किया गया हो, यह लिखा हुआ आ सकता है। महिला के साथ क्या की गई हो भाई? क्रूरता की गई हो, किसकी मांग को लेकर? दहेज की मांग को लेकर, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? दहेज मृत्यु कहेंगे। ध्यान से देखना, अकेला ये काफी नहीं है, वो बात भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तभी उसको दहेज मृत्यु कहा जाएगा। पहला, किसी महिला की मृत्यु जलने से हुई हो, या किसी महिला की मृत्यु शारीरिक क्षति, उसके शरीर के ऊपर चोट के निशान पाए गए हो, तथा या क्या है? महिला की मृत्यु 7 साल के भीतर भीतर हो गई हो शादी के, और संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर उसकी मृत्यु हुई हो। प्लस क्या जरूरी है कि मरने से कुछ दिन पहले महिला को तंग किया गया हो, किसको लेकर? दहेज की मांग को लेकर तंग किया गया हो। यदि ये सारी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तब हम कहेंगे उस महिला की क्या हुई है भाई? दहेज मृत्यु हुई है। और यदि महिला की दहेज मृत्यु हुई है तो जो सजा मिलने वाली है वो सजा, न्यूनतम जो सजा मिल सकती है, न्यूनतम सजा 7 साल की हो सकती है। यदि किसी महिला की दहेज मृत्यु हुई है तो न्यूनतम सजा कितनी हो सकती है भाई? 7 साल की हो सकती है। और जो अधिकतम सजा है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो कितने मिल सकती है भाई? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस
जुर्माना तो होगा ही होगा। तो 304B किसके बारे में डील करता है भाई? 304B बात करता है दहेज मृत्यु के बारे में। और इससे ही मिलता जुलती हमारे पास एक धारा और है 306। 306 क्या कहता है? 306 कहता है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। अब दुष्प्रेरण शब्द को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से जानते हो। दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना, किसी को प्रेरित करना आत्महत्या करने के लिए। तो यदि किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है और वो महिला आत्महत्या कर लेती है तो चार्ज लगता है। जिस व्यक्ति ने प्रेरित किया था, जिस व्यक्ति ने उकसाया था, उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगता है 306 का। और 306 के अंदर यदि आपके ऊपर चार्ज लगा है तो आपको सजा मिलेगी कम से कम कितनी भाई? 10 वर्ष तक की सजा। 10 वर्ष तक की सजा इसमें मिल सकती है। सजा दोनों तरह की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है और कठोर सजा भी हो सकती है। प्लस क्या लगाया जाएगा भाई? जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये 3 एक जैसे अपराध हैं। पहला अपराध 498A। 498A किसके बारे में डील करता है? स्त्री के साथ क्रूरलिटी की जाती है उसके पति के द्वारा या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा। चार्ज कौन सा लगेगा? 498A। दूसरा क्या है भाई? दहेज की मांग को लेकर इतना तंग किया जाता है कि उसको मार ही दिया जाता है। चार्ज कौन सा लगेगा? 304B दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु किसे कहते हैं? जलने से मृत्यु हुई हो, शारीरिक क्षति पहुंचने से मृत्यु हुई हो, या विवाह के 7 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो गई हो। और कैसे हुई हो भाई? संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई हो। तथा साथ ही साथ कंपल्सरी क्या है भाई? मरने से कुछ दिन पहले, कुछ दिन का मतलब युक्ति कुछ दिन होने चाहिए, लॉजिकली कुछ दिन ही होने चाहिए। 5 साल पहले कुछ दिन हम नहीं मानेंगे। तो मरने से कुछ दिन पहले दहेज की मांग को लेकर उसे तंग किया गया था और उसको बाद में मार दिया गया हो तो कम से कम सजा 7 साल है, मैक्सिमम सजा जीवन कारावास की हो सकती है। और ऐसा ही हमारे पास क्या है भाई? महिला को इतना तंग किया गया है कि महिला ने खुद ने ही क्या कर ली है भाई? सुसाइड कर ली है। तो उसे हम कहेंगे, तंग करने को हम कहेंगे महिला को सुसाइड करने के लिए दुष्प्रेरित करना, उकसाना, प्रेरणा देना। यदि महिला ने आपकी वजह से सुसाइड की है तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा 306 का। और 306 का यदि चार्ज लगता है तो कितनी सजा मिलेगी भाई? 10 साल तक का जुर्माना। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि आप इन क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हैं तो पेन तथा पेपर लेके बैठिएगा। मेरे साथ साथ जो कुछ मैं इस पैनल के ऊपर लिख रहा हूं आप लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हो सकता है आपको मेरे शब्द बुरे लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि केवल वीडियो को देखने मात्र से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है आप कुछ मार्क्स गेन कर लो, लेकिन 10 में से 10 नंबर यदि लेना चाहते हो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना लो। और उन नोट्स का ज़्यादा नहीं तो 2 बार आप रिवीजन कर लेना, फिर आप देखना आपके नंबर कैसे नहीं आते हैं। तो अगला जो हमारे पास ऑफेंस है वो हमारे पास है 372। 372 372 क्या कहता है? 372 कहता है वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से किसी भी अप्राप्त व्यय को या किसी भी बालक को बेचना। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से किसी बालक को, अप्राप्त व्यय बोलते हैं हम बालक को, अप्राप्त व्यय। अप्राप्त व्यय का मतलब होता है अवयस्क। मैं लिख रहा हूं बालक को। 2 हमारे पास अपराध है 372 और बिल्कुल इसके जैसा ही हमारे पास क्या है 373। 372 और 373 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 372 बात करता है बेचने की और 373 बात करता है खरीदने की। सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसा है। क्या है? वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से किसी अप्राप्त व्यय को खरीदना। यदि वेश्यावृत्ति के लालच में किसी माइनर को बेचा जाता है तो अपराध कौन सा होगा भाई? बेचने के मामले में अपराध हमारे पास कौन सा है?
372 का अपराध है। और यदि खरीदा जाता है तो खरीदने के मामले में अपराध कौन सा है? 373 का अपराध है। बेचना हम किसे कहेंगे? पहली बात तो है कि अप्राप्तव्य, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है अप्राप्तव्य, दोनों के अंदर ही अप्राप्तव्य वर्ड यूज किया गया है। इसका क्या मतलब है? तो वेश्यावृत्ति के मामले के अंदर या धारा 372 और 373 के मामले के अंदर जो अप्राप्तव्य माना गया है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माना गया है। पहली बात तो क्या है भाई? 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की, कुछ भी हो भाई, ठीक है ना, लड़के को भी खरीदा जा सकता है और लड़की को भी खरीदा जा सकता है, लड़की को। सेम बात यहाँ पे भी लिखनी है, क्या? 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को क्या किया जाता है भाई? पहली बात बेचना है, तो इसका मतलब है पहली बात तो बेचा जा सकता है। ऐसा भी होता है ना कि बेचा भी जाता है, बच्चों को बेचा जाए, या कुछ आपने देखा हो जो बेचते नहीं है, भाड़े के ऊपर देते हैं, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इसको बोला जाएगा भाड़े पर दे। या किसी भी अन्य तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, उसे हम बोलते हैं अन्यथा व्यनित करना। नहीं उसने बेचा है, नहीं भाड़े पर दिया है, किसी दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे? कि भाई ठीक है, हम आपके पास बच्चों की सप्लाई कर रहे हैं, आप हमें ये सर्विस दे देना, कोई XYZ एक सर्विस का अटा बटा जिसको हम बोलते हैं, कोई भी सर्विस का क्या कर लिया गया, वही सौदा कर लिया गया, उसको बोलते हैं अन्यथा व्यनित करना। या तो बेचे या भाड़े पर दे या क्या करे भाई? अन्यथा व्यनित करे। ठीक है, सेम ऐसी ही 3 बातें यहां पर लिखूंगा कि या तो उसको खरीदे, वहां पर बेचने की बात है तो यहां पर किसकी बात होगी भाई? खरीदने की बात होगी। वहां पर भाड़े पर देने की बात है तो यहां पर हम क्या कहेंगे? भाड़े पर ले, भाड़े पर ले। और वहां पर क्या है? अन्यथा व्यनित करने की, व्यय करने की बात है तो यहां पर अन्यथा कब्जा करने की बात है, अथवा अन्यथा या अन्य तरीके से कब्जा प्राप्त करे। बिल्कुल एक जैसी धाराएं हैं, जब इसलिए दोनों आपको एक साथ करवा रहा हूं। तो यदि आप ये अपराध करते हो तो आपको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? दोनों के अंदर सेम सजा का प्रावधान किया गया है, वही सजा इसके अंदर है, वही सजा इसके अंदर है। 10 साल तक का कारावास हो सकता है, दोनों में से किसी भी प्रकार का कारावास होगा, प्लस आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना। जो सजा मिलेगी 10 साल तक का कारावास, ये दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्लस क्या लगाया जाएगा भाई? जुर्माना। यही सजा हमारे पास 272 के अंदर दी गई है और यही सजा हमारे पास कहाँ दी गई है भाई? 273 के अंदर दी गई है। क्या है 272? 372 कहता है, 372 कहता है वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए। किसी भी बालक को इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि उसे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके, या किसी बालक को इसलिए बेचा जा रहा है कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके। यदि बेचा जा रहा है तो 372, बेचना भी अपराध है, भाड़े पर देना भी अपराध है, दूसरा खरीदना भी अपराध है और भाड़े पर लेके आना भी अपराध है, सभी कुछ अपराध है। और यदि दोनों में से आप किसी भी तरह के अपराध के दोषी पाए जाते हो तो सजा कितनी मिल सकती है भाई? 10 साल तक का कारावास मिल सकता है, प्लस क्या दिया जा सकता है भाई? जुर्माना लगाया जा सकता है। ये हमारे पास 2 अपराध एक जैसे थे, 372 और 373। अब हमारे पास जो अपराध बचते हैं वो सारे अपराध हैं अपहरण के बारे में, किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग आपने नाम सुना होगा और हम जानते हैं किडनैपिंग को अपहरण के नाम से, लेकिन किडनैपिंग को अपहरण नहीं बोला जाता है हमारे कानून की भाषा के अंदर। किडनैपिंग के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो शब्द यूज किया जाता है व्यापहरण। किडनैपिंग जो है क्या कहलाती है भाई? व्यापहरण कहलाती है किडनैपिंग। जो किडनैपिंग है वो हमेशा बच्चों की हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है भाई किडनैपिंग, ठीक है ना। किडनैपिंग हमारे पास 2 तरह की बताई गई है। पहली तो किडनैपिंग बताई गई है किसी भी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजना, भारत से बाहर लेकर जाना।
किसी भी व्यक्ति को यदि भारत से बाहर लेके यदि जाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका क्या कर लिया गया भाई, किडनैप कर लिया गया है या उसका अपहरण कर लिया गया है। ये तो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, किसी भी उम्र के व्यक्ति को यदि भारत से बाहर भेजा गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका क्या किया गया है, किडनैप किया गया है, या कानून की भाषा में उसको अपहरण कहा जाएगा। दूसरा होता है किसी भी बालक को, किसी भी बालक को, अब बालक क्या है हम देखने वाले हैं, लेकिन किसी भी बालक को यदि उसके संरक्षक, भाई बालक है तो बालक अपना तो समझदार नहीं है, आपको पता है 18 साल से कम के यदि बालक होते हैं, इसमें हम देखेंगे उम्र क्या है, तो उसके गार्जियन होते हैं, संरक्षण होते हैं, उसके अभिभावक होते हैं। तो किसी भी बालक को उसके गार्जियन की संरक्षकता से क्या ले जाना, भी दूर ले जाना, संरक्षक की नज़र से या देख रेख से दूर ले जाना। तो हमारे कानून की भाषा में किडनैपिंग इन दोनों को कहा जाता है कि या तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को भारत से बाहर ले गए तो किडनैपिंग होगी, या किसी बालक को उसके जो गार्जियन हैं उनकी गार्जियनशिप से आप क्या ले जाते हो, भाई दूर ले जाते हो, तो क्या हो जाती है, उसकी किडनैपिंग हो जाती है। इसी तरह से एक हमारे पास अपराध है अपहरण। अपहरण को बोला जाता है अबडक्शन। अपहरण जो है वो किया जा सकता है वयस्क व्यक्ति का। ये कि यदि किसी भी वयस्क व्यक्ति को यदि किडनैप किया जाता है तो उसे अपहरण बोलते हैं। किसी बालक को किया जाता है या भारत से बाहर किसी को लेके जाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाई अपहरण बोलते हैं। तो अब हम जो अपराध करने वाले हैं वो किससे संबंधित होंगे, भाई अपहरण से संबंधित होंगे या अपहरण से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी के अंदर जिस अपराध का जिक्र करेंगे वो अपराध हमारे पास है आर्टिकल नंबर 361। आर्टिकल नंबर 361 लिखिए जल्दी से, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण। विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण। अब आप अच्छे से समझ गए कि अपहरण क्या है। भाई बच्चों को यदि किडनैप किया जाता है तो उसको अपहरण बोलते हैं। तो यदि किसी भी बालक को विधिपूर्ण संरक्षकता, मतलब कि ऐसा कोई भी गार्जियन जिसको लॉ के द्वारा उसका गार्जियन बनाया गया है, यदि उसकी नज़र से उसको ये दूर कर लिया जाता है, उसको ले जाया जाता है, तो उसे हम कहेंगे 361 का अपराध किया है। इसमें हम बालक की परिभाषा यदि देखें तो इसमें बालक किसे कहा गया है, तो बालक इसमें कहा गया है कि यदि लड़का है, ये ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है कि 361 के अंदर बालक किसे कहा गया है। यदि लड़का है तो लड़का होना चाहिए 16 साल से कम का, लड़का होना चाहिए 16 साल से कम का, और यदि लड़की है तो लड़की होनी चाहिए 18 साल से कम की। तो पहली बात तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बालक को, बालक कौन सा, लड़का है तो 16 साल से कम के लड़के को, लड़की है तो 18 साल से कम की लड़की को उसकी संरक्षक की सहमति के बिना, किडनैप तो तभी होगा ना जब आप उसकी मर्जी के बिना लेके जाओगे, संरक्षक की सहमति के बिना, संरक्षक की सहमति के बिना, या मैं ये कह दूं बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर किसी भी बालक को उसके संरक्षक की, उसके गार्जियन की सहमति के बिना या बहला फुसला के यदि उनसे दूर ले जाते हो तो अपराध बनता है 361 का। और यदि 361 का किसी ने अपराध किया है तो सजा मिलेगी। भाई सजा से तो बच ही नहीं सकते। सजा कितनी मिलती है, सजा मिलती है 7 साल तक की सजा आपको मिल सकती है, दोनों में से किसी भी प्रकार की, प्लस क्या होगा भाई, जुर्माना। तो सजा आपको मिलेगी 7 साल तक की सजा। कौन सी सजा, दोनों में से किसी भी प्रकार की, मतलब कि सादा कारावास भी मिल सकता है और कठोर कारावास भी मिल सकता है, प्लस क्या होगा भाई, जुर्माना। धारा नंबर 361, धारा 361 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है केवल। ये जो सजा जो है ना, सजा का प्रावधान किया गया है धारा नंबर 363 के अंदर, ध्यान से देखना। सजा जो है इसकी धारा नंबर 363 में दी गई है। तो धारा 361 के अंदर केवल परिभाषा दी गई है,
धारा 361 में क्या दी गई है भाई, केवल परिभाषा दी गई है और इसकी सजा जो है, किडनैपिंग की सजा जो है वो कहां पर दी गई है, धारा 363 के अंदर दी गई है। 363 कहता है कि यदि किडनैपिंग की गई है किसी बालक की तो सजा मिलेगी, और सजा कितनी मिलेगी भाई, 363। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। किडनैपिंग का प्रावधान कौन से सेक्शन में किया गया है, या परिभाषा कहां पर बताई गई है, परिभाषा 361 में बताई गई है। सजा कहां पर बताई गई है, सजा 363 के अंदर बताई गई है। कुछ एक अपराध हमारे पास ऐसे हैं जिनकी परिभाषा कहीं और बताई गई है और जिनकी सजा कहीं पर और बताई गई है। जैसे कल भी हमने देखा था ना, बलात्संग के मामले में बलात्संग की परिभाषा कहां बताई गई थी, 375 के अंदर। सजा कहां बताई गई, 376 के अंदर। सेम ऐसा ही यहां पर है, परिभाषा कहां बताई गई है, 361 के अंदर। सजा कहां बताई गई है भाई, 363 के अंदर। अगला जो ऑफेंस हमारे पास है वो है 363 ए, नई धारा है 363 ए। 363 ए क्या कहती है, भीख मांगने के प्रयोजन से। किसके लिए भी, यहां पर देखो प्रयोजन नहीं बताया गया, यहां पर केवल ये है कि आप किसी बालक का किडनैप कर रहे हो। किडनैप करने का रीजन आपका कुछ भी हो सकता है, या फिरौती मांगना चाहते हो, उसके माँ बाप से पैसा मांगने चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी बालक का अपहरण इसलिए करती हो कि आप उससे भीख मंगवा सको, तो आपके ऊपर चार्ज जो लगेगा वो किसका लगेगा भाई, 363 ए का लगेगा। तो लिख लो, भीख मांगने के प्रयोजन से, भीख मांगने या मंगवाने, मांगने या मंगवाने के प्रयोजन से अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि भीख, आप क्या कर रहे हो, बच्चे का किडनैप कर रहे हो। किडनैप किस लिए कर रहे हो, कि आप उससे भीख मंगवा सको। यदि भीख मंगवाने के लिए आपने किया है तो चार्ज किसका लगेगा भाई, 363 ए का लगेगा। पहली बात तो ये है कि आपने बच्चे को किडनैप किया है केवल इसलिए कि आप उससे भीख मंगवा सको, और आप उससे भीख मंगवा रहे हो। दूसरा, हम ये भी देखते हैं आजकल कि भीख मंगवाने के लिए क्या किया जाता है भाई, बच्चों को विकलांग बना दिया जाता है। बच्चों के हाथ काट दिए जाते हैं, हाथ तोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, या बच्चों को किसी भी तरह से शारीरिक रूप से विकलांग बना दिया जाता है, ताकि उसकी विकलांगता का फायदा उठाकर उनसे भीख मंगवाई जा सके। लोग विकलांग बच्चे को देखते हैं, हाथ कटे बच्चे को देखते हैं, पैर कटे बच्चे को देखते हैं, तो उनको जल्दी से भिक्षा दे देते हैं। तो ये धंधा बना रखा है आजकल लोगों ने कि बच्चों को उठाते हैं, उनके हाथ पांव काटते हैं, उनको क्या कर देते हैं भाई, भीख के सौदे पे लगा देते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग सजा है। पहली सजा है कि केवल आप किडनैप करते हो बच्चे को भीख मंगवाने के लिए, तो अलग सजा है। दूसरी सजा है कि आपने किडनैप भी किया बच्चे को और आपने क्या कर दिया भाई, बच्चे को विकलांग भी बना दिया, तो अलग सजा है। तो पहली सजा क्या है भाई, केवल आपने क्या किया है, अपहरण किया है। केवल क्या किया है भाई, व्यापहरण यदि बच्चे का किया है केवल, तो आपको सजा मिलेगी। और दूसरा है कि आपने व्यापहरण भी किया है, साथ ही साथ बच्चे को क्या बना दिया है भाई, विकलांग भी बना दिया है। व्यापहरण तो किया ही किया, साथ ही साथ बच्चे को क्या बना दिया, विकलांग बना दिया, तो अलग तरह की सजा है। यदि आपने किया है अकेला बच्चे का व्यापहरण, किडनैप किया है, तो 10 साल तक का कारावास होगा प्लस जुर्माना। 10 साल तक का कारावास। और जो कारावास है जो दोनों टाइप का हो सकता है, साधारण भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, प्लस क्या लगेगा भाई, जुर्माना लगेगा। लेकिन यदि आपने बच्चे को किडनैप करने के बाद क्या कर दिया, बच्चे को विकलांग भी बना दिया ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके। इंपॉर्टेंट बात यह है भाई, भीख मंगवाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। यदि आपने विकलांग भी बना दिया तो आपको सजा बहुत ज्यादा गंभीर मिलने वाली है। आपको सीधा क्या मिलेगा भाई, आजीवन कारावास। क्या मिलने वाला है, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना लगेगा। वो तो लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो या आप बच्चे को किडनैप कर रहे हो, और बच्चे को किडनैप इसलिए किया जाता है ताकि क्या किया जा सके भाई, बच्चे को किडनैप इसलिए किया जा रहा है ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके। यदि भीख मंगवाने के लिए बच्चे का किडनैप किया गया है तो चार्ज कौन सा लगेगा भाई, 363 ए का चार्ज लगेगा। व्यापहरण के लिए और विकलांग बनाने के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो हम जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 369, 369
369 क्या कहता है? 369 कहता है 10 साल से छोटे बच्चे को उठाना। कितने भाई? 10 साल से छोटे बच्चे को, 10 साल से छोटे बच्चे को आपने किडनैप किया है, आपने उठाया है। किस लिए उठाया है? आपने इसलिए उठाया है ताकि उसकी बॉडी से, उसके शरीर से किसी भी तरह की मूल्यवान संपत्ति जो है वो प्राप्त की जा सके। हम देखते हैं ना मोस्टली छोटे बच्चों को चांदी के कड़े पहना दिए जाते हैं, सोने के ताबीत वगैरह पहना दिए जाते हैं, बहुत सी ऐसी आभूषण है जो हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं, तागड़ी पहनाई जाती है ना, गले के अंदर ताबीज वगैरह बहुत कुछ ऐसे होते हैं, कांटे वगैरह पहनाए जाते हैं बच्चों को। तो सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं। तो चोर क्या करता है? बच्चे को इसलिए उठा रहा है ताकि वो उसके बॉडी के ऊपर जो हमने गहने वगैरह पहना रखे हैं, मूल्यवान संपत्तियां जो हमने उसके बॉडी के ऊपर जो डाल रखी है, पहना रखी है, उसको उनकी क्या कर सके भाई? चोरी कर सके। यहां पर जो किया गया किडनैप किस उद्देश्य से किया गया है? यहां पर किडनैप किया गया है बच्चे से भीख मंगवाई जा सके। यहां पे भी जो बालक है ना, बालक वही है भाई, ठीक है ना। 363A के अंदर भी बालक हमारे पास वही है, 16 साल से कम का लड़का, 18 साल से कम की लड़की। 369A के अंदर 363 में किया गया है किडनैप इसके लिए कि उससे भीख मंगवाई जा सके, और 369 में इसलिए किया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी से सामान चुराया जा सके। तो लिख लो 369 क्या कहता है? 10 साल से कम आयु के शिशु का अपहरण, 10 साल से कम आयु के शिशु का व्यपहरण ताकि उसके शरीर से, ताकि उसके शरीर से मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की जा सके। क्या भाई? 10 साल से छोटे, ध्यान से रखना, 10 साल से छोटे बच्चे को इसलिए उठाया गया है, इसलिए उसको किडनैप किया गया है ताकि उसकी बॉडी से मूल्यवान जो वस्तुएं उसकी बॉडी के ऊपर है उनकी क्या की जा सके भाई? चोरी की जा सके। यदि आप इस तरह से बच्चे का अपहरण करते हो तो सजा जो होगी कितनी होगी भाई? 7 साल तक का कारावास। कौन सा होगा भाई? दोनों तरह का कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना लगेगा, वो तो लगना ही लगना है। 7 साल का कारावास प्लस क्या होगा भाई? जुर्माना। ये हम बात कर रहे हैं कौन से अपराध के बारे में? ये सारे के सारे अपराध हमारे पास अपहरण से संबंधित है, किडनैपिंग से संबंधित है। पहला हमने देखा कि बालक को उठाया गया है, उसके गार्जियन की परमिशन से बिना उठाया गया है, चार्ज 361 का, ठीक है ना। उसकी सजा के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? सजा बताई गई है 363 के अंदर। दूसरा हमने देखा बालक को उठाया गया है, इसलिए उठाया गया है कि उसे भीख मंगवाई जा सके, चार्ज किसका? 363 का। उसके बाद हमने देखा बालक को आपने उठाया, लेकिन बालक को उठाने के बाद आपने विकलांग भी बना दिया, 363A का ही चार्ज है, लेकिन सजा अलग दी गई है। दूसरा हमने देखा कि 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे को आपने उठाया है, और 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे को आपने इसलिए उठाया है ताकि उसकी बॉडी के ऊपर जो भी मूल्यवान संपत्तियां हैं, उन मूल्यवान संपत्तियों को आप क्या कर सको भाई? चोरी कर सको। तो चार्ज किसका लगेगा? 369 का, 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब उसके बाद क्या है? 366 का नया चार्ज है हमारे पास है 366। 366 क्या कहता है? किसी लड़की का अपहरण किया गया है, किसी वयस्क लड़की का या 18 साल से कम उम्र की लड़की का, किसी लड़की का क्या किया गया भाई? अपहरण किया गया है। और लड़की का अपहरण आपने इसलिए किया है ताकि उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी शादी करवाई जा सके। विवाह करवाने की नियत से किसी लड़की का क्या किया जाना भाई? अपहरण किया जाना। कौन सा अपराध होगा? 366 का अपराध होगा कि आप किसी लड़की को इसलिए किडनैप कर रहे हो ताकि उसकी शादी किसी और के साथ करवाई जा सके। तो लिखो, विवाह करवाने की नियत से किसी लड़की का अपहरण करना, या उस किसी व्यक्ति को अपहरण करने के लिए उत्प्रेरित करना। भाई यदि आप किसी व्यक्ति को कोई भी अपराध करने के लिए उकसाते हो ना, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाते हो। तो क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति को उस लड़के की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए आपने क्या किया है भाई? उसको क्या किया है?
किडनैप कर लिया है आपने, अब्डक्शन उसका कर लिया है, तो 366 का चार्ज लगेगा। तो पहली बात क्या है भाई, लड़की की इच्छा के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, लड़की की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य लड़के से, लड़की की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य लड़के से शादी करवाने के उद्देश्य से, शादी करवाने के उद्देश्य से क्या किया गया है भाई, अपहरण किया गया हो, या अपहरण के लिए क्या किया जाए भाई, उत्प्रेरित किया जाए, तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। किसका चार्ज लगेगा, 366 का चार्ज लगेगा। और 366 के चार्ज में जो सजा मिलने वाली है वो सजा मिलेगी 10 वर्ष तक का कारावास, और ये कारावास दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, प्लस आपको पता है भाई जुर्माना तो लगना ही लगना है, प्लस क्या लगना है, जुर्माना। 366। उसके बाद हमारे पास है 366A। 366A, 366A क्या कहता है भाई, अप्राप्तव लड़की का उपापन, अप्राप्तव। अब आप इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि अप्राप्तव क्या है, बार बार बता चुका हूं, नाबालिग जो होते हैं उनको अप्राप्तव बोला जाता है। अप्राप्तव लड़की का उपापन, अप्राप्तव लड़की का उपापन। 366A। सर अप्राप्तव समझ आ गया, लड़की भी समझ आ गया, उपापन क्या चीज है जी, उपापन समझ नहीं आया। उपापन क्या चीज है, पहली बात तो अप्राप्तव यहां पर है 18 साल से कम का। यदि कोई भी 18 साल से कम उम्र की लड़की, लड़की कौन सी होनी चाहिए भी, 18 साल से कम उम्र की लड़की। पहला टिप्स तो यही है कि कोई भी अप्राप्तव यहाँ पर हमारे लिए क्या है, 18 साल से कम उम्र की लड़की। यदि कोई भी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग बनाने के लिए, अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करता है या उसको किसी भी तरह का लालच देता है, तो उसे हम कहते हैं उपापन किया जाना। क्या, किसी भी 18 वर्ष से कम की लड़की को किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग बनाने के लिए यदि विवश किया जाता है या उसको किसी तरह का लालच दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे उस लड़की को क्या किया गया है भाई, उपापित किया गया है। तो 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी अन्य पुरुष के साथ, किसी अन्य पुरुष के साथ अयुक्त संभोग करने के लिए, अयुक्त संभोग करने के लिए क्या करना भाई, या तो विवश करना या विलुब्ध करना। विलुब्ध शब्द ये लिखा हुआ है, इसको आम भाषा में बोला जाता है कि लालच देना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करने के लिए लालच देता है या विवश करता है, तो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा किसका भाई, 366A का चार्ज लगाया जाएगा। और 366A का यदि चार्ज लगता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सजा कितनी है भाई, सजा ठीक वही है जो हमने 366 के अंदर देखी थी, 10 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना। 10 साल तक का कारावास हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरह का कारावास हो सकता है, प्लस क्या लगाया जाएगा भाई, प्लस लगाया जाएगा जुर्माना। अब उसके बाद हमारे पास एक नया सेक्शन और है 366B। 366B क्या बात करता है, 366B कहता है विदेश से लड़की को आयात करना, विदेश से लड़कियां आयात करना, विदेश से लड़कियां आयात करना। तो यदि कोई भी व्यक्ति विदेश से 21 साल से कम उम्र की लड़की, देखना उम्र जो है ना वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहां पर क्या उम्र लिखी गई है भी, 18 साल से कम उम्र की लड़की,
ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या उम्र थी, लड़का यदि है तो 16 साल का, लड़की यदि है तो 18 साल की। यहाँ पे हमारे पास उम्र क्या है, 10 साल की उम्र है। यहाँ पर उम्र क्या है भाई, 10 साल की। 10 साल से छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, किडनैप किया जाता है। और अब जो मैं लिख रहा हूँ, यदि विदेश से लड़की मंगाई जाती है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल से कम की उम्र की लड़की। कितनी भाई, यदि कोई 21 साल से कम उम्र की लड़की को, यदि कोई भी 21 साल से कम उम्र की लड़की को, उम्र बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि कोई भी 21 साल से कम उम्र की व्यक्ति को विदेश से इस आशय से आयात करता है। आयात करने का मतलब क्या होता है, खरीदना, मंगाना, ये तो आप जानती हो आयात करने का मतलब क्या है। यदि कोई भी विदेश से किसी भी 21 साल से कम उम्र की लड़की को आयात करता है ताकि उसे किसी अन्य पुरुष के साथ अयुक्त संभोग स्थापित करने हेतु विवश किया जा सके, तो आपके ऊपर चार्ज क्या लगेगा भाई, 366B का चार्ज लगेगा। लिख लो, 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से इस आशय से आयात किया जाता है कि, इस आशय से आयात किया जाता है कि उसे किसी अन्य पुरुष के साथ अयुक्त संभोग मनाने हेतु, अयुक्त संभोग करने हेतु विवश किया जा सके या विलुप्त किया जा सके। तो आपको क्या लगेगा भाई, 366B का चार्ज लगेगा। और 366B के अंदर भी सजा वही है जो 366 के अंदर थी, सजा वही है जो 366A के अंदर थी। सजा क्या है भाई, 10 साल तक का कारावास होगा, दोनों में से किसी भी टाइप का कारावास होगा। सजा 10 साल तक का कारावास, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, प्लस आपको क्या लगेगा भाई, जुर्माना लगेगा ही लगेगा। तो ये 6 अपराध हमारे पास एक जैसे थे। किससे संबंधित है भाई, अपहरण से संबंधित है। पहला क्या कहते हैं, 361, किसी भी बालक को उसके गार्जियन की सहमति के बिना उठा लेके जाना या बहला फुसला के उठा ले जाना। ऐसे बच्चे को जो 16 साल से कम का लड़का है, 18 साल से कम की लड़की है, 361 होगा। आपने बच्चे को उठाया इसलिए है ताकि आप बच्चे से भीख मंगवा सको, 363A। बच्चे को भीख मंगवाने के लिए आपने इसको विकलांग भी कर दिया है तो अलग सजा होगी। और अगला क्या है, 10 साल से कम उम्र के आपने बच्चे को उठाया है, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को आपने इसलिए उठाया है ताकि उसकी बॉडी के ऊपर जो भी गहने हैं, जो मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान सामान उसकी बॉडी के ऊपर है, उसकी चोरी की जा सके। 369 की बात करते हैं। उसके बाद 366 क्या कहते हैं, आपने किसी लड़की का अपहरण किया है और अपहरण इसलिए किया है कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी तीसरे व्यक्ति के साथ उसकी शादी करवा सको। चार्ज क्या लगेगा, 366 का। 366A क्या कहता है कि किसी भी लड़की को जो 18 साल से कम उम्र की लड़की है उसे विवश किया जाता है या उसे लालच दिया जाता है ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर सके भाई, संभोग स्थापित कर सके। 366A का चार्ज लगेगा। और 366B क्या है, किसी लड़की को 21 साल से कम उम्र की लड़की हो उसको विदेश से मंगाया जाता है, और विदेश से आप आयात इसलिए कर रहे हो ताकि किसी अन्य पुरुष के साथ अयुक्त संभोग स्थापित किया जाए। तो आपके ऊपर चार्ज क्या लगने वाला है भाई, 366B, 366A, B तथा 366। तीनों के अंदर हमारे पास सजा का सेम प्रावधान किया गया है। 10 साल तक की सजा हो सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये सजा जो है ये दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार से मेरा मतलब क्या है, सजा साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है। अब हमारे पास एक तरह का अपराध और बचता है, उसे हम बोलते हैं दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का मतलब क्या है, दुर्व्यापार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, मानव का दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यवहार का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, वयस्क भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। दुर्व्यापार का मतलब किसी भी बालक को, पहले मैं आपको समझाता हूं दुर्व्यापार क्या चीज है। दुर्व्यापार क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति को, और व्यक्ति के अंदर सब कुछ आ जाता है भाई, बच्चा भी आ गया, बालक भी आ गया, बूढ़ा भी आ गया, लड़की भी आ गई, औरत वो भी, पुरुष भी आ गया, सब कुछ आ गया। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या धोखे से या खरीद के
या किडनैपिंग करके या किसी तरह बहला फुसला के आप अपने पास रख लेते हो, अपने कब्जे के अंदर रख लेते हो, उसे कहते हैं आम भाषा के अंदर क्या कर लिया है भाई, उसका दुर्व्यापार कर लिया गया है। किसी भी व्यक्ति को नंबर 1 बहला फुसला कर, ठीक है ना, बहला फुसला कर आम भाषा है, कानून की भाषा में बोलते हैं प्रवंचना करके, प्रवंचना करके भाषण देके, ठीक है ना, या कपट के द्वारा, छल के द्वारा, या अपहरण या व्यपहरण के द्वारा, या खरीद के, या किसी अन्य तरीके से, जो भी हो सकता है, किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति को बहला फुसला के या प्रवंचना करके या कपट के द्वारा, छल के द्वारा, अपहरण के द्वारा, खरीद कर या किसी अन्य तरीके से क्या कर लिया जाता है भाई, अपने अधिकार में कर लिया जाता है। आम भाषा में बता रहा हूं, केवल इतना बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है, वरना परिभाषा इसकी बहुत लंबी चौड़ी दी गई है। अपने अधिकार में कर लिया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं भी, उस मानव का क्या हो चुका है, दुर्व्यापार हो चुका है। धारा 370 है आईपीसी की, उसके अंदर डिफाइन किया गया कि दुर्व्यापार क्या होगा। तो दुर्व्यापार हमारे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको बताई दुर्व्यापार क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि दुर्व्यापार से संबंधित जो अपराध हैं हमारे आईपीसी के, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 370 के अंदर उसके 3 पॉइंट हमारे लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है 370 का पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 370 का पॉइंट नंबर 4। 370 का पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी एक बालक का दुर्व्यापार करता है, कोई भी व्यक्ति किसी एक बालक का दुर्व्यापार करता है, तीन 370 का 5 पॉइंट क्या कहता है, 376 का 5वां पॉइंट हमें कहता है कोई भी व्यक्ति एक ही टाइम पर, एक ही समय एक से ज्यादा बालकों का दुर्व्यापार करता है। और 370 का पॉइंट नंबर 6 हमें कहता है कि बार बार बालकों का दुर्व्यापार करता है। तीन अलग अलग बात लिखी गई है। पहला क्या है कि एक बार में केवल एक ही बालक का उसने दुर्व्यापार किया तो उसको क्या सजा मिलेगी। दूसरा है एक ही बार में उसने एक से ज्यादा बालकों का दुर्व्यापार किया है तो उसे क्या सजा मिलेगी। और तीसरी बार है कि वो एक बार दोष सिद्धि हो चुकी है, सजा काट के आ गया, फिर वो दोबारा दुर्व्यापार कर रहा है, तो यदि बार बार कर रहा है तो क्या सजा मिलेगी। पहली कंडीशन, जब एक बालक का दुर्व्यापार किया जाता है तो कम से कम जो सजा मिलेगी वो मिलती है 10 साल की, ज्यादा से ज्यादा सजा होती है आजीवन कारावास की, प्लस क्या होगा भाई, जुर्माना। तो यहाँ पर न्यूनतम सजा जो मिलती है 10 साल की न्यूनतम सजा मिल सकती है और ये सजा भी कठोर कारावास होगा। अधिकतम जो सजा मिल सकती है वो क्या होगी भाई, आजीवन कारावास की होगी, प्लस क्या लगेगा भाई, जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, ये आप सब जानते हो। दूसरे मामले के अंदर यदि हम बात करता हूं, यदि एक ही समय में एक से ज्यादा बालकों का यदि दुर्व्यापार किया जाता है तो कम से कम जो सजा मिल सकती है, न्यूनतम जो सजा मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है भाई, 14 साल की मिल सकती है। और ये भी कौन सी सजा होगी, कठोर कारावास होगा। अधिकतम जो सजा मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है भाई, आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, प्लस क्या लगेगा भाई, जुर्माना लगेगा ही लगेगा। और यदि आप बार बार बालकों का दुर्व्यापार करते हो, एक बार दोषी साबित किए गए फिर करते हो, फिर दोषी साबित किए गए फिर करते हो, तो यहाँ पर आपको दूसरी बार में कितनी सजा मिलती है भाई, आजीवन कारावास की सजा, आजीवन कारावास की सजा मिलती है, प्लस क्या लगता है, जुर्माना लगता है। तो ये हमारे पास 3 सेक्शन किसके बारे में थे भाई, दुर्व्यापार के बारे में थे। बालकों का ये दुर्व्यापार किया जाता है,
दुर्व्यापार क्या है समझ गए थे। एक अकेले बालक का दुर्व्यापार किया जाता है, या एक से ज्यादा बालक का एक ही साथ दुर्व्यापार किया जाता है, या बालकों का बार बार दुर्व्यापार किया जाता है। तो अब हमारे पास एक लास्ट धारा बचती है 370A। 370A क्या कहती है? ये तो है कि बालक का दुर्व्यापार किया गया। 370A कहती है कि दुर्व्यापार किए गए बालक का शोषण किया जाए। उसके बारे में बात क्या करती है? ये तो केवल है कि आपने बालक पे कब्जा किया है, बालक को अपने अधीन किए है, तभी आपको सजा मिलेगी। लेकिन यदि दुर्व्यापार किए गए बालक का शोषण किया जाता है, चाहे वो शोषण उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसने उसका दुर्व्यापार किया है, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का द्वारा किया जाए, उसके ऊपर चार्ज लगेगा। कौन सा चार्ज लगेगा भाई? 370A का चार्ज लगेगा। 370A क्या है भाई? दुर्व्यापार किए गए बालक का शोषण करना। दुर्व्यापार किए गए बालक का शोषण करना। दुर्व्यापार किए गए बालक का शोषण करना। यदि कोई भी व्यक्ति का मतलब वो खुद भी हो सकता है और दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति दुर्व्यापार किए गए बालक का शोषण करता है, या उसे ये पता है कि इस बालक को दुर्व्यापारित किया गया है, उसके बावजूद भी यदि उसका शोषण करता है, तो 370A का उसके ऊपर चार्ज लगेगा। और 370A के चार्ज के तहत जो सजा मिलने वाली है वो कम से कम सजा 5 साल की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल की हो सकती है। दोनों ही टाइम कठोर सजा मिलेगी, प्लस क्या होगा भाई? जुर्माना होगा। तो न्यूनतम सजा जो है, न्यूनतम सजा 5 साल की हो सकती है, और अधिकतम सजा जो है वो कितनी हो सकती है भाई? 7 साल की हो सकती है। कौन सी सजा है ये? कठोर कारावास मिलेगा, और प्लस क्या लगेगा भाई? प्लस जुर्माना लगेगा ही लगेगा। आईपीसी के अंदर महिलाओं तथा बालकों से संबंधित जितने भी अपराध बन सकते थे, छोटे से छोटा अपराध जो बन सकता था, बड़े से बड़ा जो अपराध बन सकता था, वो सारे अपराध हमने कर लिए हैं। आईपीसी के अंदर होने वाले सारे अपराध आज हमारे क्या होते हैं भी? समाप्त होते हैं। तो महिला तथा बाल अपराध से संबंधित जितने भी अपराध हैं, चाहे वो माइनर एक्ट के हों, चाहे वो मेजर एक्ट के हों, चाहे आईपीसी के हों, चाहे छोटे छोटे अपराध हों, हर एक्ट से हमने हर अपराध को कर लिया है। उम्मीद हम ये करते हैं कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हम एक क्लास और लेंगे इसके बारे में, उसमें हम करेंगे कॉमन प्रोविजन, जो आम सी बातें हैं, सामान्य बातें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। या अपराध की बात है तो अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है, पिछले 5-7 सालों के अंदर किसके मामले कितने आए हैं, जैसे बलात्कार के कितने मामले आए हैं, अपहरण के कितने मामले आए हैं, उन सब के बारे में एक आधा 1 घंटे की वीडियो हमारी और बनेगी। उसके बाद हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे हर एक चैप्टर के वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आ रही होगी। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो दोस्त महिला तथा बाल अपराध के बारे में वीडियो खोज रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।